अस्सलाम वालेकुम जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ओके जी, this is about second part of personality assessment. In first part we'll talk about the standardization, variability and reliability. Now in this part, in second part, we will talk about some projective assessment. ठीक है जी, हमारे पास different projective assessments हैं, different techniques हैं जो कि हम लोग follow कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में आपको इन सब का बताया था, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ से। तो हमारे पास प्रोजेक्टिव असेसमेंट में जो रुशाख इंक ब्लॉक टेस्ट है, लाइक ये हम लोग पर्सनैलिटी को असेस करने के लिए करते हैं। अब ये किसने इंट्रोड्यूस करवाया था? ये हरमान रुशाख ने इंट्रोड्यूस करवाया था। अब इसमें क्या बेसिकली होता है, इस टेस्ट में 10 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, रुशाक इंक ब्लॉक टेस्ट कंसिस्ट ऑफ 10 कार्ड्स। ठीक है, अब वो कहते हैं जी क्या होता है, ईच कंटेन्स सिमेट्रिकल इंक ब्लॉट्स, सम कलर्ड एंड सम इन ब्लैक एंड वाइट। अब सिमेट्रिकल इंक ब्लॉट्स हैं, ठीक है, इन कार्ड्स में 10 कार्ड्स हैं ना, कुछ कलरफुल कार्ड्स हैं, कुछ ब्लैक एंड वाइट कार्ड है। अब क्या होगा कि हम लोग इसमें क्या करते हैं कि हम लोग क्लाइंट्स को या पार्टिसिपेंट्स को वो कार्ड्स दिखाते हैं और उनको कहते हैं कि नाउ यू विल परसीव इट अकॉर्डिंग टू योर परसेप्शन, दैट व्हाट विल कम इन योर माइंड यू विल परसीव इट अकॉर्डिंगली। जो कुछ उनके जहन में है वो उसके अकॉर्डिंगली उसको परसीव करेंगे, वो बताएंगे। इस तरह से क्या होता है कि लाइक जो उनकी इनर थॉट्स हैं, प्रॉब्लम्स हैं, जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, वो उनको कह लें कि कैथारसिस कर रहे होते हैं, उनको रिलीज़ कर रहे होते हैं उन कार्ड्स की सूरत में कह सकते हैं। ठीक है, अब वो यहाँ पे कह रहे हैं जी जॉन एक्सटेंट कॉम्प्रिहेंसिव सिस्टम। अब उनका स्कोरिंग सिस्टम जो है, अब हमने इसकी स्कोरिंग कैसे करनी है, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, अ मेजर प्रॉब्लम ऑफ द CS यानी कि उसकी स्कोरिंग सिस्टम, इनकी नॉर्म्स इज टू लाइकलीहुड दैट नॉन पेशेंट नॉर्म्स और पैथोलॉजाइज नॉर्मल इंडिविजुअल्स। वही बात है कि उसकी जब हम लोगों ने स्कोरिंग करनी है तो उसमें हम लोगों को कह लें कि डिफ़िकल्टीज़ आ सकती हैं। जो नॉन पेशेंट है उसकी नॉर्म्स क्या हैं, जो पेशेंट्स हैं उनके नॉर्म्स क्या हैं, उसको हमें देख के चलना होता है। इंटरवेटर रिलायबिलिटी वैल्यूज़ और ये उसकी टाइप है। वही बात है, इंटरवेटर का मैंने आपको पीछे बताया है रिलायबिलिटी क्या होती है। रुशाक शुड नॉट बी यूज टू प्रोवाइड डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन। वो कहते हैं कि ये जो टेस्ट है रुशाक का, ये हमें डायग्नोस्टिक इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकता। लाइक हम लोग इसकी हेल्प से डायग्नोस नहीं कर सकते कि लाइक बेसिकली ये क्लाइंट या ये पार्टिसिपेंट कौन से डिसऑर्डर के साथ सफ़र कर रहा है, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, वो यहाँ पे ये बात कहना चाह रहे हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पे डिफरेंट कार्ड्स जो मैंने आपको बताया कि 10 कार्ड्स होते हैं, वो दिखा रहे हैं आपको। अब ये एक कार्ड है, अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो हर कोई अपनी परसेप्शन के अकॉर्डिंग डिफरेंटली परसीव करेगा। अगर मैं यहाँ पे अपनी याद करूँ ना कि अभी मुझे ये क्या लग रहा है, लाइक मुझे तो ये एक देखिए मुझे एक आइज़ भी फील हो रही है, साइड पे उसकी नॉस्ट्रल्स भी फील हो रही हैं, उसका नोज़ है ऊपर, उसके वो बड़े बड़े से कान फील हो रहे हैं। लाइक कुछ ऐसी एक हॉरर टाइप चीज़ लग रही है। अब मुझे नहीं पता कि आप लोग इसको किस तरह से परसीव कर रहे हैं। ठीक है, लाइक इंडिविजुअल है ना, तो हर किसी की परसेप्शन वेरी करती है। हम लोग अपनी थॉट्स अपनी परसेप्शन के अकॉर्डिंग चीज़ों को परसीव करते हैं। मुझे जिस तरह का लग रहा था मैंने आपको बता दिया। आई डोंट नो आप लोग इसको किस तरह से परसीव करते हैं। ओके जी, द नेक्स्ट वन इमेज इज सम सॉर्ट ऑफ कलरफुल इमेज, क्योंकि उसमें रेड कलर भी है। अब ये कैसा लग रहा है जी? अच्छा, अगर मैं बताऊँ ना ये मुझे कैसा लग रहा है, तो मुझे ये 2 एनिमल्स लग रहे हैं। ठीक है, जो कि हाई फाई कर रहे हैं। हाँ, 2 एनिमल्स हैं जो आपस में इंजॉय करते हुए अपने नीज को भी मिला रहे हैं और अपने हैंड्स को भी जॉइन कर रहे हैं। अब मुझे कोई ऐसी फीलिंग आ रही है, लाइक इंजॉयमेंट वाली, सेलिब्रेशन वाली, कि इट्स सम सॉर्ट ऑफ 2 एनिमल्स और 2 ह्यूमंस, 2 बॉडीज़ फील हो रही है मुझे तो। और लाइक हाँ, मुझे ऐसी फीलिंग्स आ रही है। अब आपके अकॉर्डिंग क्या है, आप लोग देखें, आप लोग इसको असेस करें। अपने आप को भी देखना चाहिए ना कि हम लोग कैसे परसीव करें। लाइक मैं तो अपनी परसेप्शन आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि जैसी मुझे भी देखने में, जैसे मैंने परसीव किया मैंने आपको बताया। एनी हाउ, ओके,
अब ये इन्होंने रुशाह के 2 आपको दिखा दिए सिर्फ कार्ड। इस तरह के 10 कार्ड होते हैं। अब वो 10 कार्ड्स हम लोग अपने क्लाइंट को 1 बाय 1 दिखाते हैं और उसके अकॉर्डिंग उन्हें कहते हैं कि जो आपको इस कार्ड में फ़ील हो रहा है आप उसको राइट कर दें, और फिर उसके वर्डिंग के अकॉर्डिंग हम लोग क्लाइंट की थॉट्स को एनालाइज करते हैं। ठीक हो गया जी। अब उसके बाद सेकेंड प्रोजेक्टिव टेस्ट की बात कर रहे हैं, थमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। इसे हम लोग TAT टेस्ट भी कहते हैं। अब थमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट में क्या होता है, अब रुशाख जो मैंने आपको लास्ट वन टेस्ट बताया है उसमें हमारे पास 10 कार्ड्स थे, ठीक है। लेकिन थमेटिक अपरसेप्शन में क्या है, अ प्रोजेक्टिव मेजर कंपोज्ड ऑफ 31 कार्ड्स। ओ माय गॉड, अब इसमें 31 कार्ड्स हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा होते हैं। अब अगर कोई पार्टिसिपेंट आपके पास आया तो मेरा नहीं हाल कि वो आपको इतना टाइम देगा या उसका अटेंशन स्पैन इतना ज़्यादा होता है, तो हम लोग इनको डिवाइड कर लेते हैं। देख लेते हैं कि हमने कौन सा किस क्लाइंट में क्या चीज़ मेजर करनी है, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ये उससे फिल करवा सकते हैं या राइट अप कर सकते हैं। एनी हाउ वो कहते हैं कि इसमें भी स्टोरी बेस्ड होता है कि हम लोग उन्हें कार्ड्स दिखाते हैं, डिफरेंट पिक्चर्स दिखाते हैं और उन्हें कहते हैं जी इस पर स्टोरी राइट करें, ठीक है। हमने उनको डिफरेंट कार्ड्स दिखाने होते हैं डिफरेंट सीन्स के साथ। हर पिक्चर में डिफरेंट सीन होता है। मैं आगे कार्ड शायद हो तो दिखाती हूँ आपको कि किस तरह के कार्ड होते हैं। वो कार्ड दिखाने के बाद हम कहते हैं जी ठीक है, अब जैसे आप इसको फील कर रहे हो ना, आप इसको राइट करो, इसके अकॉर्डिंगली एक स्टोरी राइट कर दो या एक पैराग्राफ राइट कर दो। फिर हम लोग उस पैराग्राफ से एनालिसिस करते हैं कि ठीक है, अगर इसने इस स्टोरी को इस तरह से परसीव किया है तो बेसिकली वो क्या है, जो मेन कैरेक्टर उसमें है उसने वो अपना आप ही शो किया होगा, अपनी पर्सनैलिटी को ही शो किया होगा, ठीक है। अब वो कहते हैं आस्क टू टेल स्टोरी अबाउट पिक्चर प्रिंटेड ऑन अ कार्ड, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया। इन क्रिएटिंग दिस स्टोरी द डोमिनेट नीड इमोशन कन्फ्लिक्ट्स ऑफ द पर्सन पर्सनैलिटी आर रिवील्ड, कि वही बात है कि जो इमोशंस कन्फ्लिक्ट्स और नीड्स हैं वो सारी वही बता रहा होता है इनडायरेक्टली, जो कि उसकी अपनी होती हैं, ठीक है। There is a little consistency occur and continuous and research in term of how many cards are used in the assessment, कि कितने cards हमने यूज़ किए, which card are used, कौन सा कार्ड पहले प्रेजेंट किया गया, कौन सा बाद में किया गया, कौन सी इंस्ट्रक्शंस को हमने फॉलो करना है, उसकी स्कोरिंग किस तरह से करनी है। इन सब चीज़ों से रिलेटेड गाइडेंस हमें उसके मैनुअल से ही मिलेगी और हम लोगों ने मैनुअल के अकॉर्डिंग ही काम करना होता है, ठीक है। ओके, अब देखो इस किस्म की स्टोरी। अब देखो अगर आप लोग भी सोचो ना, अगर आपको ये कार्ड मैं देती हूँ या कोई भी आपको ये कार्ड देता है तो उसको देख के आपके माइंड में क्या आता है। अगर मैं अपनी थॉट्स इस टाइम आपको बताऊँ तो इस कार्ड को देखते साथ जो मेरे माइंड में आ रहा है वो क्या है, 2 स्टेजेस ऑफ लाइफ कह ले, जो मुझे समझ आ रही है या मैंने जो परसीव किया है कि इट्स अबाउट 2 स्टेजेस ऑफ लाइफ। इट्स अबाउट के किस तरह से एक टाइम पे इंसान क्या होता है और एक टाइम पे इंसान क्या हो जाता है। यही जो बात होगी कि जो उसकी लुक है, जो उसकी ब्यूटी है वो जस्ट टेम्प्रेरी है, कि वो इतनी लॉन्ग लास्टिंग थिंग्स नहीं होती हैं, तो उस चीज़ की केयर नहीं करनी चाहिए। मुझे ये चीज़ मैंने फ़ील किया। अब आई डोंट नो आपके अकॉर्डिंग आप लोग इसको कैसे फ़ील करते हैं, आप इसको कैसे राइट अप करते हैं, लेकिन जो मुझे फ़ील हुआ मैंने आपको बता दिया। अगर मैं इस पर स्टोरी राइट करूँ तो मैं इस किस्म की कोई स्टोरी राइट करूँगी कि इट्स अबाउट द स्टेजेस ऑफ लाइफ, कि लाइफ में कैसी स्टेजेस आती हैं और किस तरह से इंसान चेंज हो जाता है विद द पैसेज ऑफ टाइम, ठीक है। ओके, तो इस तरह के हमारे पास 31 कार्ड्स होते हैं विद द डिफरेंट इमेजेस। आप लोग सर्च करना नेट पे, आप लोग डिफरेंट कार्ड्स को देखना, इसको एक्सप्लोर करना, तो आपको समझ आएगी कि किस किस किस्म के इमेजेस हम लोग अपने क्लाइंट्स को या पार्टिसिपेंट्स को दिखा सकते हैं, ठीक है। ये तो जस्ट एक इमेज आपके साथ शेयर किया गया है। ऑब्वियसली 31 इमेजेस शेयर करती तो वो 31 स्लाइड्स मज़ीद आपकी ज़्यादा हो जानी थी, ठीक है। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट टेस्ट है जी, चाइल्ड्स परसेप्शन टेस्ट। इसे हम लोग CAT भी कहते हैं। इट्स नॉट अ कैट, इट्स CAT, चाइल्ड परसेप्शन टेस्ट, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इंडिविजुअली एडमिनिस्टर प्रोजेक्टिव पर्सनैलिटी टेस्ट, कि हम लोगों ने एक बंदे पे एडमिनिस्टर करना होता है।
अप्रोप्रिएट फॉर चिल्ड्रन एज 3 to 10 years। अब जो 3 से 10 साल का बच्चा है ये उसके लिए अप्रोप्रिएट है, ठीक है। अब इसका एम क्या है, मेजर द पर्सनैलिटी ट्रेट्स एटीट्यूड एंड साइकोडायनामिक प्रोसेसेस। अब इस टेस्ट का बेसिक पर्पस ये होता है कि हम लोगों ने उसकी पर्सनैलिटी ट्रेट्स को फाइंड आउट करना है कि लाइक इसमें कौन सी पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं, इसकी एटीट्यूड क्या है और साइकोडायनामिक प्रोसेसेस किस तरह से हो रहे हैं, ठीक है। अब वो कहते हैं जी ओरिजिनली डेवलप टू असेस साइकोसेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट्स रिलेटेड टू सर्टेन स्टेज ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, फॉर एग्जांपल रिलेशनशिप इश्यूज, सिबलिंग रिवलरी एंड एग्रेशन, ठीक है। वो कहते हैं बेसिकली टेस्ट डिज़ाइन ही क्यों किया गया था कि इस चीज़ को असेस करने के लिए कि बच्चों में साइकोसेक्चुअली कौन से कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। अब 3 से 10 साल के बच्चे में फ़िज़िकली बहुत सी चेंजिंग्स आ रही होती हैं, उसकी डेवलपमेंट हो रही होती है, ठीक है। अब वो यहाँ पे यही कह रहे हैं कि उस स्टेज में बच्चे में अगर डेवलपमेंट हो रही है, फ़िज़िकली भी उसमें चेंजिंग्स आ रहे हैं, तो कॉन्फ्लिक्ट्स भी वहाँ पे बहुत से आ रहे होते हैं। और इस स्टेज में बच्चे को समझ नहीं आ रहा होता कि किस तरह से अपनी नीड्स को एक्सप्रेस करना है या क्या कुछ हो रहा है, ये क्या चेंजेस हैं, क्या पर्पसेस है। तो उसके अंदर बड़ी एग्रेशंस की फीलिंग आ रही होती है, कॉन्फ्लिक्ट की आ रही होती है। तो वो कहते हैं इस चीज़ को मेजर करने के लिए हम लोग ये टेस्ट यूज़ कर सकते हैं। टुडे द CAT इज़ मोर ऑफन यूज एन असेसमेंट टेक्निक इन क्लिनिकल एवेलुएशन, ठीक है। assumptions चिल्ड्रन will identify more readily with animals, ठीक है जी, assumptions है। तो anyhow developmental and projective picture। अब वो कहते हैं कि किस बेस पे डेवलपमेंट की गई थी। कंसीडर डेवलपमेंटल फीचर ऑफ द चिल्ड्रन टू कॉन्सेप्ट, पियाजे की थियरी आपने पढ़ी हुई है और इसमें ईगोसेंट्रिज्म कि हर बच्चा अपने आप को सेंटर में सोच रहा है। अब वो कहते हैं कि पियाजे की थियरी जो है वो सारी डेवलपमेंट से रिलेटेड है। अब वो कहते हैं उस थियरी को सोचते हुए अगर आप पियाजे की थ्योरी कभी पढ़ें तो उसने बड़ी डिटेल में बताया हुआ है कि किस तरह से साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट होती है, ठीक है, फिज़िकली भी मेंटली भी सब चीज़ों में। तो आप उसके अकॉर्डिंगली ये टेस्ट डेवलप किया गया था। अब वो कहते हैं एक्सटर्नलाइजेशन क्या है जी, अ प्रोसेस बाय विच वी एट्रीब्यूट टू थिंग्स इन द एक्सटर्नल वर्ल्ड द प्रोडक्ट ऑफ और मेंटल एक्टिविटी। कि वही बात हो गई कि हमारी अपनी, देखो ना वो कहते हैं अ प्रोसेस बाय विच वी एट्रीब्यूट टू थिंग्स, हम खुद एट्रीब्यूट करते हैं अपनी थिंग्स को एक्सटर्नल वर्ल्ड के साथ, ठीक है। अब एल्किन क्या कहते हैं, एल्किन कहते हैं इमीडिएट एंड कॉन्शियस एट्रीब्यूशन दैट डिफर्स फ्रॉम प्रोजेक्शन इन दैट इज़ अ नॉर्मल प्रोसेस कॉमन टू एवरीवन। अब वही बात है प्रोजेक्शन, मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया कि प्रोजेक्शन होता क्या है कि अपनी थॉट्स को दूसरे पे लागू कर देना। तो वो ये कह रहे हैं कि एक्सटर्नलाइजेशन भी कुछ ऐसा ही प्रोसेस होता है। ईगोसेंट्रिज्म क्या है जी, young children's inability to put himself in other position and to adapt the other point of view। अब वो कहते हैं जो यंग चिल्ड्रंस होते हैं ना वो इतने के लोग के में इतनी एबिलिटीज़ नहीं होती हैं कि वो अपने आप को किसी और की जगह पे रख के सोच सकें। तो ये इस किस्म की थाट्स होती हैं कि लाइक वो अपने आप में रहते हैं। इन शॉर्ट ये चीज़ है इसमें। अब अदर फैक्टर्स कौन कौन से हो सकते हैं, उसकी लैंग्वेज एक्विजिशंस हो रही हैं, चाइल्ड्स वे ऑफ कम्युनिकेशन है, सोशल डिज़ायरेबिलिटी है, मोटिवेशन है, डिग्री ऑफ कोऑपरेशन है। ये सब डेवलपमेंट हैं जो कि इन स्टेजेस में हो रही हैं। अनलाइक द सेल्फ रिपोर्ट मेजर ऑफ पर्सनैलिटी असेसमेंट यूज विद अडल्ट्स, प्रोजेक्टिव टेक्निक्स डू नॉट डिपेंड ऑन हायर वैल्यू ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट एंड कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है जी। अब डेवलपमेंटल एंड प्रोजेक्टिव फीचर्स इसके क्या क्या है हम लोग ये देख लेते हैं। प्रोग्रेस फॉर प्री लॉजिकल टू लॉजिकल थॉट, ठीक है जी। फ्राइट द डेवलपमेंटल शिफ्ट इन टर्म ऑफ प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग वर्सेस सेकेंडरी प्रोसेस थिंकिंग। अब प्राइमरी से सेकेंडरी थिंकिंग में हम लोग चेंज होते हैं। प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग क्या होता है जी, प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग कैन बी सीन इन ड्रीम्स। अब फ्राइड के अकॉर्डिंग ये बात हो रही है। फ्राइड कहते हैं जो प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग है वो जस्ट ड्रीम में देखा जा सकता है, वेयर एनीथिंग इज़ पॉसिबल। ऑब्वियसली ड्रीम में सब कुछ पॉसिबल है और बहुत कुछ लॉजिक से हट के भी होता है, मे बी जो रियलिटी में पॉसिबल ना होता लेकिन ड्रीम में हम लोग उसको देख रहे होते हैं। इट डोमिनेट्स अ थॉट प्रोसेस, बिल्कुल ऐसा है, वो चीज़ को डोमिनेट कर रही होती हैं चीज़ें। प्राइमरी प्रोसेस थिंकिंग ऑपरेट्स एट द लेवल ऑफ सिम्बल्स, ठीक है। इट इज़ प्रिमिटिव एंड प्री वर्बल।
लाइक सिर्फ इतनी वर्बल नहीं होती, इसमें इतने कह लो कि वर्डिंग नहीं यूज़ हो रही होती. ग्रेजुअली मोर ऑफ अ चाइल्ड्स थिंकिंग प्रोसेसेस कम टू बी डोमिनेटेड बाय द रियलिटी प्रिंसिपल. फिर आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें रियलिटी प्रिंसिपल के साथ डोमिनेट करती हैं. ऑल्दो लैप्सेस एंड रिग्रेशन आर कॉमन स्पेशली इन टाइम टू इमोशनल डिस्ट्रेस. जब इमोशनल डिस्ट्रेस होता है तो ऑब्वियसली फिर रिग्रेशन या फिर लैप्सेस वाली सिचुएशंस भी आ जाती हैं. यूजिंग मैजिकल थिंकिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ अडल्ट रियल वर्ल्ड. अब मैजिकल थिंकिंग लाइक जो बच्चे होते हैं ना, वो जैसे उन्होंने एज बताई है आपको 3 से 10 साल ही ना, हाँ इस एज में बच्चे बड़ी मैजिकल थिंकिंग फैंटिसाइज कर रहे होते हैं चीज़ों को, लाइक विजुअलाइजेशन बहुत ज़्यादा कर रहे होते हैं. ठीक है, तो वही कहते हैं कि इससे क्या होता है कि उनके अंदर मिसअंडरस्टैंडिंग्स है, फिर उसके अंदर अगर मिसअंडरस्टैंडिंग्स डेवलप हो गई हैं देन ऑटोमेटिकली फ्रस्ट्रेशन है, कॉन्फ्लिक्ट है, इस तरह की इश्यूज आ सकते हैं. दिस डिफरेंस इन थिंकिंग कैन आल्सो प्ले अ की रोल इन चाइल्ड्स इमोशनल प्रॉब्लम. और यहीं से बच्चे की इमोशनल प्रॉब्लम में के लिए इश्यूज आते हैं. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ चाइल्ड इन embracing some event or situation perceive the threat of harm or loss. If this perception results from magical thinking, it may well happen that an observing adult will see the child simply as being unrealistic. वही बात होगी, वो कहते हैं कि बच्चा अगर कहें कि चीज़ों को मैजिकली सोच रहा है यानी विजुलाइज कर रहा है, रियलिस्टिक वे में नहीं सोच रहा, तो उसमें भी बहुत से प्रॉब्लम्स या वेरिएशंस आ सकती हैं. I have a number of pictures I am going to show you at a time. I want you to make up a story about each picture. अच्छा, इसमें भी पिक्चर्स दिखानी है और उससे वाली स्टेटमेंट देनी है. Please tell me what is happening in the picture, what light up the scene, and how the story ends. Tell me what the people are talking about and feeling. Use your imagination and remember that there are no right or wrong answer for the picture. ठीक है, अब ये स्टोरी दिखाते हुए लाइक एक स्टेटमेंट देते हैं आपको कि ये पिक्चर्स देखें, चिल्ड्रंस और उससे रिलेटेड स्टोरी राइट करें और इस चीज़ को भूल जाएंगे क्या गलत है और क्या ठीक है. ठीक है, तो फिर ऑब्वियसली जो बच्चों के अंदर जितनी थॉट्स होंगी, जितनी इमेजिनेशंस होंगी, जितनी नीड्स होंगी, जो कुछ होगा वो सब कुछ उस पर राइट कर देंगे. एनालिसिस. अब उसका एनालिसिस हम लोगों ने कैसे करना है, इन प्रोजेक्टिव टेस्ट का एनालिसिस किस तरह से हो सकता है. Clinical interpretations of a child's story is typically based on two broad aspects of child responses, प्रोसेस एनालिसिस एंड कंटेंट एनालिसिस. अब कहते हैं हम उसका प्रोसेस एनालिसिस कर सकते हैं या उसके कंटेंट पे एनालिसिस कर सकते हैं. ठीक है, अब प्रोसेस एनालिसिस क्या है उसको डिटेल में देख लेते हैं, भी कंटेंट एनालिसिस क्या है उसको डिटेल में देख लेते हैं. प्रोसेस एनालिसिस क्या है जी, नोट करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टोरी. अब आप उसके जो है करेक्टरिस्टिक्स को नोट करें कि उसने किस तरह से एलेबोरेट किया है. ठीक है, उसने स्टोरी को किस तरह से कार्ड के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करने की कोशिश की है, उसने किस तरह से फॉर्मुलेट किया है. ठीक है, और फिर यूज टू डिटरमाइन हाउ इन्वेस्टेड द चाइल्ड एडोलसेंस वाज इन द असेसमेंट प्रोसेस. कि किस तरह से उसने अपने एडोलसेंस को या किस तरह से उसने अपनी एज ग्रुप को उसमें एड किया है. वेदर देयर वर एनी पोटेंशियल डिस्टर्बेंस इन थॉट प्रोसेसेस, वेदर देयर आर एनी स्पेसिफिक टाइप ऑफ स्टिमुलेट. लाइक उसमें कोई डिफेंसिव रिएक्शन तो नहीं है या कोई एक स्पेसिफिक चीज़ कोई शो तो नहीं हो रही है. आपने उसके प्रोसेस एनालिसिस को बड़े डीपली देखना होता है. ठीक है, अब कंटेंट एनालिसिस में क्या है, कंटेंट एनालिसिस में आप लोग ये देखेंगे कि द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ द हीरो और मेन करेक्टर. अब जो उसका मेन उसने हीरो बनाया है या ये मेन करेक्टरिस्टिक्स है, उसकी मोटिव्स क्या है, उसकी नीड्स क्या है, उसकी इमोशंस क्या है और उसका सेल्फ इमेज क्या है. ठीक है, उसके बाद फोर्सेस की कौन सी ऐसी फोर्सेस हैं या नीड्स हैं जो उसको परस्यू कर रही हैं, लाइक फोर्सेस दैट इफेक्ट द हीरो इन हिज और इन्वायरमेंट. कि अगर वो इन्वायरमेंट में ऐसा है तो कौन सी फोर्स है जो उसको मोटिवेट कर रही है. ठीक है, रिजेक्शन बाय पीयर्स है या उसको प्यूनिटिवनेस है फ्रॉम पेरेंट्स है, फाइटिंग है, फोर्सेस है, सपोर्टिंग है या अफेक्शन है या क्या है, क्या रीज़न है, हम लोग वो देख रहे होते हैं. फिर द कॉपिंग और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटजीज़ कि वो कितनी अच्छे से इस चीज़ को बताता है या एक्सप्लेन करता है. ये तो स्टोरी पे डिपेंड करता है कि लाइक उसकी कॉपिंग स्ट्रेटजीज़ क्या है, उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स क्या हैं. ठीक है,
अब द आउटकम ऑफ द स्टोरी एंड व्हाट आर द आउटकम्स, लाइक अगर उसने एक स्टोरी प्रॉब्लम से स्टार्ट किया है और उसको सारी प्रॉब्लम बताते 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 एक सोल्यूशन की तरफ आ गया, तो लाइक व्हाट आर द मोरल ऑफ द स्टोरी, कि लाइक उसने क्या मोरल फाइंड किया या उसको क्या लगा कि एंड पे वो क्या अचीव कर सकता है, ठीक है, क्या उसके पॉजिटिव या नेगेटिव या आउटकम्स क्या है, इस चीज़ के बारे में भी हम लोग उसका कंटेंट एनालिसिस कर सकते हैं। देखो ना, एक स्टोरी सिंपली हमने बच्चे से राइट करवानी है और किस तरीके से हम लोग उसका एनालिसिस करके कौन कौन सी चीज़ों को फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो प्रोजेक्टिव जो टेस्ट होते हैं बेशक ये टाइम टेकिंग होते हैं, लेंथी होते हैं, बट इनके रिजल्ट्स काफ़ी फ्रूटफुल आ जाते हैं। The content analysis should determine whether there are any consistent theme, कि उस बच्चे ने एक थीम को फॉलो किया है अपनी स्टोरी में या कुछ नहीं फॉलो किया। For example, an aggressive story provided for a car that showed two children fighting is less diagnostic than a story। अब वो कहते हैं कि भाई बात हो गई कि हमने जो कार्ड दिया उसमें देखना होता है कि कितनी एग्रेसिवनेस शो हो रही है हम लोग, क्योंकि उसकी जैसे उन्होंने शुरू में बताया कि इस टेस्ट के अकॉर्डिंग वो लोग उसकी पर्सनैलिटी करेक्टरिस्टिक्स को देख रहे हैं। तो ऑब्वियसली अगर वो बच्चा कार्ड्स के अकॉर्डिंग स्टोरी लिख रहा है और वह दो बच्चों में एग्रेशन ही शो कर रहा है बहुत ज़्यादा, तो ऑब्वियसली वो एग्रेसिवनेस का एलिमेंट उसमें बहुत ज़्यादा है। फिर हम लोग उस पर बात कर सकते हैं फर्दर। अब ये देखो, अब ये कुछ ये एक कार्ड उसने शो किया है, ठीक है। अब ये कार्ड, अब हम बच्चे तो नहीं है, लाइक 3 से 10 साल के बच्चे का है। मैं इसको भी देख के बताने लगी थी लेकिन मुझे कैसा लग रहा है तो मुझे याद आई, नहीं नहीं, आई एम नॉट अ किड, सो आई एम नॉट गोइंग टू परसीव इट एट ऑल। सो किड कैन बेटर परसीव इट, ठीक है। अब वो अपनी थिंकिंग अकॉर्डिंग इसको परसीव करेंगे और इसको राइट करेंगे, ठीक है। ओके, दिस इज अनदर टेस्ट, सेंटेंस कॉम्प्लीटेशन टेस्ट। एंड सेंटेंस में क्या होता है, इस टेस्ट में क्या होता है कि हम लोग अ फॉर्म फॉर चिल्ड्रन, अच्छा ये भी बच्चों के लिए होता है 8 to 16 ईयर्स के लिए। अब इसमें 56 स्टेमुलाई होते हैं, इसमें सेंटेंस को कंप्लीट करना होता है। अब फॉर अच्छा एक बच्चों के लिए है और एक अडल्ट के लिए भी है। जो बच्चों के लिए है उसकी 56 स्टिमुलाई है और जो बड़ों के लिए है उसके 67 है। पार्टिसिपेंट्स आर्स टू कंप्लीट द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलस। अब हम उनको क्या कहते हैं कि इस टेस्ट को इस सेंटेंस को कंप्लीट करें, ठीक है। वो अपनी थॉट्स के अकॉर्डिंग उसको कंप्लीट कर देते हैं। अब उसने उसके स्कोरिंग का प्रोसेस बताया हुआ है कि इसका स्कोरिंग हम लोगों ने किस किस तरह से करना है, ठीक है। ओके जी, ये रेफरेंस आपका हो गया, तो इट्स ऑल अबाउट योर प्रोजेक्टिव टेस्ट। ओके जी, आप लोग उसको नेट पे मज़ीद सर्च करें और इसके बारे में मज़ीद डिफरेंट टेस्ट के बारे में जानने की कोशिश करें। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच।